चलो शुरू कर, बताना। चलो लिखना है हम लोग को सामान्य अध्ययन ना, ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक, देखो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। बेलूर मठ, और बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में, ब्रैकेट में लिख लो कोलकाता। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को की थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम जानते हो आप लोग? बताइए। नरेंद्र नाथ दत्त ना बचपन का नाम। और इनका एक बहुत सम्मेलन प्रसिद्ध है, कब देने गए थे? शिकागो महाधर्म सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था? शिकागो वाले धर्म सम्मेलन में इन्होंने 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। इन्होंने बताते वहाँ बहुत लोगों ने सुना इनको बहुत अच्छे से। इनके शुरुआत में सुना होगा ना कि भाइयों और बहनों, है ना, तो बहुत एकदम मतलब तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया था। एक कहानी सुनाई जाती है, इनसे पूछा गया था कि तुम्हारे यहाँ कोई भगवान श्री कृष्ण है जो बांसुरी बजाते थे, तो सब लोग अपने अपने काम छोड़ के चले आते थे, महिलाएं खाना बनाना बंद कर देती थी, चूल्हे जलने बंद हो जाते थे। तो इन्होंने मतलब सुनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ धीरे धीरे कम करते गए, धीरे और धीरे करते गए, धीरे करते गए। इतना मगन होकर लोग सुन रहे थे इनको, एकदम मन मुग्ध होकर, कि लोग स्टेज पर आने लगे, चढ़ने लगे, और एकदम लास्ट में तो स्टेज पे ही चढ़ाए। तो उन्होंने बताया कि मतलब यही बात थी कि आप लोग देखो कहाँ से कहाँ बात सुनने के लिए, ऐसी मतलब थी बातें विवेकानंद जी की। और बहुत एकदम बहुत तेज़ दिमाग, एकदम शार्प दिमाग को, इतना तेज। तो एक बार अपने मित्र के यहाँ गए थे ये, तो इनके मित्र ने चिढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को ज़रा नीचे रख दिया और कुछ किताबें उसके ऊपर लदी रखी थी, कि चिढ़ाने के लिए कि आपका ग्रंथ देखो हमने नीचे रखा हुआ है। ठीक, तो दिखा, जैसे कोई रूम बना है और रूम में बैठे हैं और रूम बैठे देखा, तो चिढ़ाने के लिए दिखाया कि मतलब देखो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मतलब इतनी सामर्थ्य किसी और ग्रंथ में है ही नहीं कि सबका बोझ उठा सके। ये सामर्थ्य इसमें ही है केवल कि सबका बोझ उठा सके वो, और कोई नीचे होती तो उठा ही नहीं पाती। तो मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लेना है इनको। ऐसे एक बार गए थे वही शिकागो में, जब गए थे शायद भाषण देने के लिए, मतलब यही भाग लेने के लिए। तो ऐसे शाम को निकल लिए घूमने टहलने। तो इनका पोशाक भी तो देखा आप लोगों ने फोटो में भी ना, बड़ा सिंपल एकदम ना, कि धोती अपना सनातन धर्म वाला पोशाक बढ़िया। तो ऐसे ही वहाँ, और जो जैसे अमेरिका जैसे देशों में, अन्य शिकागो जैसे शहर में, वहाँ पे तो लोग एकदम कोट पैंट टाई बेल्ट पहन के निकलने वाले लोग हैं। तो शाम को निकले कुछ लोग, तो शाम को स्वामी जी भी टहल ही रहे थे। किसी ने कहा देखो ये देखो ये कितने असभ्य लोग हैं, कैसे, है ना, मतलब वो सोचते हैं कपड़े अच्छे नहीं पहने तो असभ्य। जैसे कभी कभी तुम नहीं देख लेते हो तो कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं ना, वैसे ही अंग्रेजी में कहा था ना, हिंदी में बता रहे हैं, कहा कि असभ्य लोग हैं। तो स्वामी जी को अंग्रेजी तो आती ही थी, वो समझ गए बातों को, और बुलाया, मतलब कहा कि समझाया उनको कि ऐसा है कि आप लोग कपड़ों से जो सभ्यता अंदाज़ा लगाते हैं, तो आपके कल्चर में हमारी संस्कृति में इतना ही फ़र्क है कि आपके यहाँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लेता सभ्य हो जाता है। तो मतलब आपके यहाँ जो है टेलर दर्जी आपको सभ्य बना सकता है, हमारे यहाँ लोग चरित्र से सभ्य बनते हैं।
दर्जी हमारे यहाँ सभ्य नहीं बना सकते, टेलर नहीं बना सकता। मतलब तुमको अच्छे कपड़े पहन के दे दिए तो तुम सभ्य हो गए क्या? ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोग चरित्र से सभ्य बनते हैं, चरित्र उत्तम हुआ तो सभ्य है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं। मतलब इतना अच्छा दिमाग था, इतनी सोच उनकी अलग ही थी एकदम, बहुत भगवान ही समझो उनको। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो कभी कभी सम पूछा जाता है कि शिकागो महाधर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? 1893 में। और ये इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्हीं के नाम पे की। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उन्हीं के मतलब नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1 मई 1897 को। इतनी बात समझ में आ गई? इतना ही समझते चल रहा है, इतना याद करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। कहाँ है मुख्यालय? बेलूर मठ, कोलकाता में है। स्थापना कब हुई? 1 मई 1897 को हुई। इनके विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? 1893 में। पहला फैक्ट पूरा हुआ। अगला फैक्ट लिखिए। अगला फैक्ट लिखिए, बोले। सोनालिका और कल्याण सोना, फैक्ट लिखना है। किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है? इसको हटा दें। सोनालिका और कल्याण सोना सही दिख रहा है इसमें? ये फोन में भी सही चल रहा है? ठीक। सोनालिका और कल्याण सोना, ये जो लिखते हैं दिखता कि नहीं दिखता? सोनालिका कल्याण सोना, कल से तुम फोन लेके नहीं आओगे। सोनालिका कल्याण सोना किसकी किस्म बताइए? ये कह रहे हैं जो लिख रहे हैं दिख रहा है? ठीक। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की उच्च पैदा वाली किस्म है। अभी बोली अपने यहाँ बोई जाती है वाली किस्में? अपने यहाँ कौन कौन सी ज़्यादा बोते गेहूँ? अपने यहाँ गेहूँ कौन किस्में ज़्यादा बोई जाती? कौन सा गेहूँ ज़्यादा बोया जाता है अपने यहाँ? बोएगा, अब गेहूँ बोने का नंबर आ रहा है ना, कौन सी गेहूँ बोया जाता है? 343 और 54 क्या? 54 क्या? खाली ऐसे 54, 154 बोया जाता है। 347, 343, 29, 67, यही सब किस्में चलती जाता है ना, लाल बाली वाला, सफ़ेद बाली वाला, ये सब चलती है। हाँ, ये सब सोनालिका और कल्याण सोना ये उच्च पैदा वाली किस्में ये भी हैं। तो गेहूं की किस्म है ना, सुजाता जैसे गेहूं की किस्म है। तो किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और गेहूं का किसकी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। लिख लिया? अब लिखिए अगला फैक्ट। इसमें इतना ही लिखना था। गेहूं की किस्म है, रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर तक बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। अब लिखिए अगला फैक्ट लिखिए। सर्व और वाली, सर्व और वाली, सर्व और वाली ये क्या है बताओ? किससे संबंधित शब्दावलियाँ हैं? सर्व और वाली। अब बता दे तुमको कि खेल से संबंधित शब्दावली है। कौन से खेल से बता दो? सर्व और वाली कौन से खेल से संबंधित है? सर्व और वाली टेनिस से संबंधित शब्द है। टेनिस से संबंधित शब्द है। टेनिस खेल देखा? सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है ना? क्या खेलती है? क्या खेलती है सानिया मिर्जा? बैडमिंटन खेलती। सर और वाली, उठो। सर्व और वाली, सर्व और वाली टेनिस से संबंधित शब्द हैं। टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, जहाँ खेला जाता है टेनिस
टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। एक या 2 लिख लिया। अब लिखिए आगे। न्यूनतम समय, देखो एक होता है एमएसपी ना, जिस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे गेहूं के लिए ये एमएसपी एक ऐसा मूल्य है सरकार निर्धारित करती है कि कम से कम इस मूल्य पे तुम्हारा अनाज सरकार खरीद लेगी। अगर ऐसी कोई स्थिति आए कि सस्ता हो जा रहा है तो सरकार की जो मंडियाँ होती हैं जहाँ बेचा जाता है ना, हम लोग नहीं लेके जा पाते, जिसके पास कम है, जिसके पास ज़्यादा है वो भी देखो ऑनलाइन करवाता है, ऑनलाइन करवाने के बाद मंडियों में बेचने जाता है। तो मंडियों में ये है कि कम से कम इस मूल्य पे तुम्हारा, इससे ज़्यादा कहीं बिकता हो बेच लो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इस मूल्य पे सरकार तुम्हारा खरीदने के लिए तैयार है। गेहूं का समर्थन मूल्य अभी घोषित हो गया होगा और पहले ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पे सरकार तुम्हारी फसलों को लिया जाता है। 2 बार घोषित की जाती है, एक रबी की फसल के लिए घोषित किया जाता है, खरीफ की फसल के लिए। उधर मुख्य फसल धान के लिए ज़्यादा पड़ते हैं और धान के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन रबी की जितनी फसलें सबके लिए घोषित किया जाता है, खरीफ की जितनी फसलें सबके लिए घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और घोषित कौन करता है? इसके लिए एक आयोग बना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक बनाया गया था आयोग 1965 में, कृषि लागत आयोग, है ना, कृषि लागत आयोग। फिर उसको 1965 में उसको थोड़ा संशोधित किया गया, बदला गया, उसको रखा गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। तो लिखो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। और जो भी प्रश्न लिख रहे हैं आप बार बार इनको पढ़िए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। लिख गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा ना, ये 23 फसलों के लिए किया जाता है घोषित। कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए ये घोषित किया जाता है। कितने के लिए घोषित किया जाता है? 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। और कितनी बार घोषित किया जाता है? 2 बार। एक रबी की फसल के लिए अलग और एक खरीफ की फसल के लिए, मतलब 2 बार घोषित किया जाता। समझ गए बात? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए। कितनी बार? 2 बार, रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए। सोनालिका और कल्याण सोना रबी की फसल हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल, मार्च अप्रैल में काटी जाती है।
चलो आगे लिखो। पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 4 संकर प्रजाति है टमाटर की। किसकी संकर प्रजाति है? टमाटर की। पूसा हाइब्रिड 4 संकर प्रजाति है टमाटर की, टमाटर की। अच्छा, टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एक वर्णक होता है लाइकोपीन। इसी वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर हाइब्रिड पूसा 4, पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की क्या है? संकर प्रजाति है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, नई लाइन से लिखिए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कैसी बता रहे हैं? आर्थिक जनगणना। भारत में पहली आर्थिक जनगणना भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1977 में ही, मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। उसी साल हुई थी ये आर्थिक जनगणना। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। 1977 में। लिख लिया? गोविंद वल्लभ पंत को, नई लाइन से लिखो। गोविंद वल्लभ पंत को गोविंद वल्लभ पंत को गोविंद वल्लभ पंत को वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में भारत रत्न दिया गया था। 1957 में भारत रत्न दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत को वर्ष 1957 में भारत रत्न दिया गया था। क्या जानते हो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और ये भारत के गृहमंत्री भी थे, चौथे गृहमंत्री ये गोविंद वल्लभ पंत। ये इनको भारत रत्न 1957 में दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। भारत के चौथे गृह मंत्री थे। लिखो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, भारत के चौथे गृह मंत्री थे।
1957 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। एक और लिखो, ये लिख चुके हो। और इनका जन्म जो उत्तराखंड में हुआ था, अल्मोड़ा में, लेकिन तभी तो उत्तराखंड था नहीं, तभी तो उत्तर प्रदेश ही था ना, ये अल्मोड़ा में हुआ था। लिखो, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957। देखो 1957 में की गई स्थापना भी, और 1957 में इनको दिया गया क्या, भारत रत्न भी दिया गया था 1957 में, है ना। 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना भी की गई थी, और 1957 में इनको गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न भी दिया गया था। दोनों घटनाएं एक ही साल की हैं। किस लिए स्थापना हुई थी इसको? एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए, एशियाई शेरों को क्या करने के लिए? संरक्षण देने के लिए की गई थी।